अच्छा, इसमें हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। हाँ, स्टब के लिए क्या बोल रहा है? स्टब के लिए कह रहा है स्टब इज एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज अ गेटवे फॉर द क्लाइंट साइड। तो ये क्लाइंट साइड पे वर्क करता है, यानी जब इस तरह की रिमोट मेथड इन्वोकेशन होगा, रिमोट कम्युनिकेशन होगा, तो वहाँ पे क्लाइंट भी होगा और सर्वर भी होगा। तो स्टब जो ऑब्जेक्ट है वो क्लाइंट पे होगा। अब क्लाइंट कौन से होते हैं वो कल एग्जांपल दिया था मैंने कि सपोज आप गूगल में सर्च करते हो बेस्ट कॉलेज इन उत्तराखंड, तो आप गूगल के सर्वर में से, यानी कि जो कहीं पे पड़ा हुआ है यूएस में या कहीं से, और आप हो गए क्लाइंट, क्योंकि आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई बेस्ट कॉलेज इन उत्तराखंड हमें रिजल्ट दे दे। तो उसके लिए क्या हो रहा है? उसके लिए आप एक रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो आप हो गए क्लाइंट। तो स्टब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है कि स्टब ऑब्जेक्ट एक गेटवे की तरह काम करता है फॉर क्लाइंट साइड के लिए। अब गेटवे क्या हुआ? गेटवे हो गया आपका कि कौन से गेटवे से, कौन से रास्ते से वो रिक्वेस्ट भेजेगा। तो स्टेप एक गेटवे की तरह काम करता है क्लाइंट के लिए। ऑल द आउटगोइंग रिक्वेस्ट आर रूटेड थ्रू इट। ठीक है, तो अलग अलग रास्ते होंगे, अलग अलग रास्ते होंगे, तो उन रास्तों से कौन से रास्ते से रिक्वेस्ट जानी चाहिए, उसके लिए स्टब ऑब्जेक्ट का यूज होता है। इट रिसाइड्स एट द क्लाइंट साइड एंड रिप्रेजेंट द रिमोट ऑब्जेक्ट। ये क्लाइंट साइड में, यानी कि आपके ऋषिकेश वाले सिस्टम पे होगा, और रिमोट वाले ऑब्जेक्ट को ये शो करता है। व्हेन कॉलर invokes method on stub object, it does the following। अब इसमें ये नीचे जो चीजें दी गई वो होती हैं। इट इनिशिएट कनेक्शन विद द रिमोट वर्चुअल मशीन, यानी कि आपने दिल्ली वाले सर्वर से कुछ डाटा को लेना है, यानी कि उसकी फाइल को ओपन करना है। तो ये क्या करेगा? वहां पे जो दिल्ली वाला सिस्टम है, यानी कि रिमोट वर्चुअल मशीन है, उससे कनेक्शन बनाएगा। कौन बनाएगा? स्टब ऑब्जेक्ट। इट राइट्स एंड ट्रांसमिट्स द पैरामीटर्स टू रिमोट वर्चुअल मशीन। इसके अलावा ये क्या करेगा? पैरामीटर्स जो आपने देखा होगा मेथड्स के अंदर हम पैरामीटर्स लिखते हैं, आर्गुमेंट्स लिखते हैं, तो ये उनको ट्रांसमिट करेगा और फिर उसका रिजल्ट के लिए वेट भी करेगा। इट रीड्स द रिटर्न वैल्यू और एक्सेप्शन। तो वहां से जो सर्वर से आपको रिटर्न वापस मिलेगा उसको ये रीड कर लेगा। जैसे मैंने गूगल का एग्जांपल दिया कि आप बेस्ट कॉलेज इन उत्तराखंड सर्च करते हैं, तो गूगल रेस्पॉन्स में आपके सिस्टम पे आपको कुछ रिजल्ट दिखाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जावा की। तो इसी तरह से जो स्टब ऑब्जेक्ट है वो सर्वर के थ्रू जो रिटर्न वैल्यू आई होगी उसको रीड कर लेगा। फाइनली रिटर्न्स द वैल्यू टू द कॉलर, और उसके बाद वो वैल्यू को रिटर्न भी कर देता है। अच्छा, दूसरा स्केलेटन। तो ये ध्यान रखना कि स्टब एंड स्केलेटन दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि रिमोट मेथड इन्वोकेशन में यूज किए जाते हैं। और रिमोट मेथड इन्वोकेशन क्या है? ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, यहाँ एक इस तरह का मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम जावा के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि जब आपकी जो सिस्टम्स होते हैं वो अलग-अलग जगह पे होते हैं, और उन सिस्टम के अंदर जो जावा वर्चुअल मशीन होती है, या हम कह सकते हैं जावा वर्चुअल मशीन अलग-अलग सिस्टम्स पे है। ठीक है? रिमोट कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? और ऐसा करने के लिए 2 ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं, स्टब एंड स्केलेटल। स्टब जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्लाइंट साइड पे यूज़ होता है, यानी कि जैसे आप इस केस में तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई दिल्ली वाला किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहता है तो वो अपने यहाँ स्टब का यूज़ करेगा। तो दूसरा था स्केलेटल। तो स्केलेटल क्या है? स्केलेटल इज़ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स एज़ अ गेटवे फॉर द सर्वर साइड ऑब्जेक्ट। है ना? अब यहाँ से आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, आपने गूगल को कोई रिक्वेस्ट भेजी, तो गूगल मतलब जहाँ पे गूगल पड़ा हुआ है उस सिस्टम पे, मतलब जो उनका डाटाबेस है वहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो सर्वर हो गया। तो एक्ट एज़ अ गेटवे, मतलब अलग किस रूट से, किस रास्ते से जो है कोई भी वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए वहाँ से, उसके लिए स्केलेटन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट आर रूटेड थ्रू इट। तो मान लिया 10 लोगों ने या 1000 लोगों ने ये लिखा बेस्ट कॉलेज इन उत्तराखंड, तो वो अलग अलग गेट में होंगे, तो ये क्या करेगा? उसी का काम करेगा। तो जितनी भी ये 1000 रिक्वेस्ट आई, तो फिर वो उनको रूट कर देगा, अलग अलग रास्तों से भेज देगा। नेटवर्क में रास्तों की बात हो रही है। व्हेन द स्केलेटल रिसीव्स द इनकमिंग रिक्वेस्ट, इट डज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बोला कि जो स्केलेटल है, जब रिक्वेस्ट को उसे मिलेंगी, तो ये नीचे वाली चीजें करेगा। क्या करेगा? इट रीड्स द पैरामीटर ऑफ द रिमोट मेथड, कि जो क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजी है उनको रीड कर लेगा। इट इन्वोक्स द मेथड ऑन एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट। फिर जो उसके जो एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट मेथड होगा उसको कॉल कर लेगा। इट राइट्स एंड ट्रांसमिट्स
उसके बाद में जो राइट भी करेगा और उसको ट्रांसफर भी कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने दिखा रखा है मशीन ए है, यहाँ पे स्टब है, इंटरनेट का यूज हो रहा है और फिर रिमोट में स्केलेटल का यूज हो रहा है। तो इस तरह से दोनों क्या कर रहे हैं, रिमोट मेथड इन्वोकेशन को पॉसिबल कर रहे हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए? द एप्लीकेशन नीड टू बी लोकेट द रिमोट मेथड। ठीक है, रिमोट मेथड होना चाहिए। इट नीड टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद रिमोट ऑब्जेक्ट्स। द एप्लीकेशन नीड टू लोड क्लास डेफिनेशन, तो हो गया। ये कुछ इन्होंने वो दे रखे हैं कि RMI एप्लीकेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। एक रिमोट इंटरफेस बनाना पड़ता है। ठीक है, जो इंटरफेस आपको पता है इंटरफेस क्या होता है। प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिमोट इंटरफेस। उसके बाद में हमें इंटरफेस के अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसके अंदर कुछ मेथड्स बनाने पड़ेंगे। कंपाइल द इम्प्लीमेंटेशन क्लास, उस क्लास को हमें कंपाइल करना पड़ेगा। फिर हमें स्टब एंड स्केलेटल दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे रिमोट मतलब RMI टूल के थ्रू। फिर रजिस्ट्री सर्विस भी होती है, उसको हमें ऑन करना पड़ेगा। क्रिएट एंड स्टार्ट, दोनों एप्लीकेशन को हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, रिमोट एप्लीकेशन को, और फिर क्लाइंट एप्लीकेशन को भी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये है RMI का किस तरह से हम बनाते हैं 6 स्टेप में। RMI का इसने एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से दे रखा है। इसने क्या बोला, इन दिस एग्जांपल वी हैव फॉलोड। तो ये देखो इसमें काफी अच्छा उन्होंने समझा रखा है, एग्जाम में आ जाता है कई बार, शॉर्ट नोट भी आता है और 7 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये सारी चीजें आप लिख दोगे, फिगर बना दोगे, तो आराम से आप, और साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहना। जो पूरा सिलेबस है, आधा नोट्स तो आपके बने हुए क्योंकि लगभग वही सिलेबस है जो आपका 5th सेम में था। कुछ कुछ चीजें जो नहीं थी, जैसे RMI मेरे ध्यान में कि पिछले साल बताया था कि नहीं बताया था, नहीं बनाया तो इसी साइट में से इसके नोट्स बना लेना। काफी अच्छा इसमें तेरे का फिगर वगैरह बना लेना, या कुछ और साइट्स ओपन करके Yes, देख sir. लेना। तो इसमें क्या है, इन दिस एग्जांपल वी हैव followed all 6 steps to create and run RMI application. The client application need only 2 files. तो यहाँ पे बोल रहा है कि 6 स्टेप्स होते हैं बनाने के लिए और रन करने के लिए। द क्लाइंट नीड ओनली 2 फाइल्स, क्लाइंट को केवल 2 ही फाइलें चाहिए होती हैं, रिमोट इंटरफेस एंड क्लाइंट एप्लीकेशन। ठीक है, स्टेप तो 6 है लेकिन क्लाइंट को केवल 2 ही यहाँ पर फाइलें चाहिए। इन RMI एप्लीकेशन बोथ क्लाइंट एंड सर्वर इंटरेक्ट्स विद रिमोट इंटरफेस। तो दोनों क्लाइंट और सर्वर रिमोट इंटरफेस से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। द क्लाइंट एप्लीकेशन invokes methods on proxy object. RMI send request to the remote JVM. The return value is back to the। तो खैर ये इसने इस तरह से फिगर बना रखा है। इंटरफेस है इसमें, देखो मैं जो ये इंटरफेस बनेगा इसमें, इंटरफेस क्या हो गया आपका, क्लास की तरह ही होता है, बस इंटरफेस के अंदर डेफिनेशन नहीं होती। डेफिनेशन का मतलब जो उसकी कोडिंग होती है वो इंटरफेस के अंदर नहीं होती। इंटरफेस के अंदर सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। जैसे इन्होंने एक मेथड बना रखा है ऐड, उसको पब्लिक इंट डिक्लेयर कर रखा और इसमें पैरामीटर्स दे रखे। तो क्लाइंट में एक ऑब्जेक्ट बनेगा और सर्वर में इसकी कोडिंग होगी, है ना। प्रॉक्सी मतलब उसी का डुप्लीकेट कह सकते हैं हम। जो यहाँ पे सर्वर में इस ऐड मेथड का जो कोडिंग होगी उसका एक डुप्लीकेट आप कह सकते हो क्लाइंट में बनेगा। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, अब ये तो खैर अभी हो नहीं पाएगा, इसको देखेंगे चला के। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं सर्वलेट की तरफ। ठीक है, तो ये सर्वलेट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। तो सर्वलेट है आपकी लास्ट यूनिट यानी कि 5th वाली यूनिट है शायद, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, सर्वलेट 5th यूनिट है और इसके हम कल से शायद थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तो एकदम क्लियरिटी भी आ जाएगी, है ना। जैसे बहुत सारी चीजें कनेक्ट, JDBC की थ्योरी एग्जाम में तो थ्योरी आएगी लेकिन आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे। तो प्रैक्टिकल देखने से समझ आ जाती है चीजें कि हो क्या रहा है। ठीक है, और फिर कोई भी क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सर्वलेट क्या है, सर्वलेट इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। पहली चीज तो ये हो गई, अगर सर्वलेट के बारे में पूछा जाता है तो आप सबसे पहली लाइन ये लिख दो कि सर्वलेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, साथ के साथ क्या हो रहा है, रिसाइड्स एट द सर्वर साइड। सर्वर साइड पे ये होती है और जनरेट से डायनेमिक वेब पेज, इससे हम डायनेमिक वेब पेज बनाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ
कि जैसे आपने ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम देखा है, आपने रेलवे हाँ, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम देखा है, ये सारे क्या हैं? ये वेब एप्लीकेशन है ना? तो सर्वलेट मतलब अब देखो अलग-अलग लैंग्वेज में आप ऐसा काम कर सकते हो। आप पाइथन के थ्रू भी कर सकते हो, आप पीएचपी के थ्रू भी ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन जावा के अंदर सर्वलेट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। अभी तक जो चीज़ें आपने समझी हैं, उनसे आप वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते। वो सारी क्या थी? डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी के लिए थी। मतलब अगर किसी को शॉप के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपने जो एक्लिप्स के अंदर जो विंडोज़ बिल्डर के जो टूल समझे, जेफ्रेम हो गया या फिर जेटेक्स बॉक्स जो भी आपने किया, उससे आप क्या कर सकते हो? उससे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी कि जो एक ही कंप्यूटर पे काम करेगी, वो बना सकते हो। लेकिन आप वेब साइट से रिलेटेड वाली या वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन आप नहीं बना सकते। उसके लिए आपको जावा के अंदर सर्वलेट सीखना होगा या जेएसपी सीखनी होगी। ठीक है? तो इसीलिए इसमें है कि सर्वलेट इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। अच्छा, अब देखो एक और चीज़ होती है वेबसाइट्स हमारी या तो स्टैटिक होती है या फिर डायनामिक होती है। अब स्टैटिक और डायनामिक में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक का मतलब कि ऐसी वेबसाइट जिसमें एक बार आपने कुछ कंटेंट डाल दिया और उसमें कुछ भी चेंज ना हो। और दूसरा अ, जब आप वेबसाइट से कोई इंटरैक्शन नहीं करते। अब अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल समझाऊँ, तो जैसे आपकी फ़ेसबुक है, फ़ेसबुक आपकी एक डायनामिक वेबसाइट है, क्यों? क्योंकि उसमें एक तो कंटेंट बार-बार चेंज होता है और दूसरा उसमें इंटरैक्शन होता है, यानी कि कई सारे यूज़र मतलब नए लोग उसमें अकाउंट बनाते रहते हैं, आप भी अपने 50 अकाउंट बना सकते हो, है ना? तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन उस फ़ेसबुक में डाल रहे हो, फ़ेसबुक है क्या है? आप बोलते हो भाई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, तो यानी कि आप उसमें इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हो और फिर जो आप वो स्टोर कर रहे हो कहीं तो जा रहा है ना, आपके सिस्टम पे तो है नहीं। तो जो फ़ेसबुक का जो सर्वर होगा किसी किसी भी कंट्री में होगा, सर्वर का मतलब एक कंप्यूटर जिसमें बहुत अब वो सर्वर भी देखो छोटे-बड़े साइज़ वो अलग मैटर है। लेकिन ऐसी चीज़ जिसमें कोई डाटा स्टोर है और आप बाद में उसको एक्सेस कर सकते हैं और वो आपकी लोकेशन में नहीं होगा, कहीं और होगा, आपके पास में नहीं होगा। तो फ़ेसबुक एक डायनामिक वेबसाइट क्यों है? क्योंकि आपने सपोज़ आप सर्च में जाते हो और लिखते हो कोई भी नाम लिखते हो अपने फ्रेंड का, तो उस नाम से आपने सपोज़ अमित नेगी डाल दिया फ्रॉम ऋषिकेश, तो वो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा देगा कि किस-किस के अकाउंट बने हुए हैं। तो ये इस तरह का वर्क कैसे हो पा रहा है? ये इस तरह का वर्क जो फ़ेसबुक का सर्वर है, वो आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, अमित नेगी फ्रॉम ऋषिकेश, तो वो इसके रिप्लाई में कुछ रिजल्ट्स आपको दिखाएगा कि इन्हें अमित नाम के ये सारे अकाउंट्स हैं। तो ऐसा काम आप फ़ेसबुक पे कर पा रहे हो, तो ये क्या डायनामिक वर्क है, ठीक है? अब जैसे हमारे कॉलेज की जो वेबसाइट है, वो डायनामिक अ, बोल सकते हैं वैसे एक लेवल तक, लेकिन सपोज़ अगर हम क्योंकि क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि उसमें हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रखा है। आने वाले समय में हो सकता है हम उसमें फ़ी की जो है डिटेल ऑनलाइन डाल दें कि कोई भी फ़ी जमा करना चाहे तो डायरेक्ट वेबसाइट से कर कर पाए। लेकिन तो अगर सपोज़ हम उससे कॉन्टैक्ट फॉर्म हटा दें, उससे हम ये ऑनलाइन वाला हटा दें, तो सिर्फ़ उसमें एक इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी, सिर्फ़ आदमी उसको पढ़ पा रहा है, तो इस तरह की वेबसाइट हम डायनामिक नहीं बोलेंगे, है ना? लेकिन अगर वेबसाइट में एनिमेशन भी है और वो रेस्पॉन्ड भी कर रही है, आपने कुछ उसमें जैसे फ़ी सबमिट कर दी तो चली भी गई और कुछ आपने डिटेल एक्सेस करनी है तो एक्सेस भी हो गई, तो इस तरह की वेबसाइट आपकी जो है डायनामिक मानी जाएगी। तो सर्वलेट टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक तो सर्वर साइड में होती है यानी कि जिस कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन है उसमें होगी और साथ के साथ ये डायनेमिक वेबसाइट के लिए यूज़ होता है। मेरे ख्याल अब तक समझ आ गया होगा कि डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है और शायद कुछ पहले से भी पता हो। आगे यस सर। सर्वलेट टेक्नोलॉजी इज़ रोबस्ट एंड स्केलेबल बिकॉज़ ऑफ जावा लैंग्वेज। अब रोबस्ट है मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, है ना? और स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब हम इसको काफ़ी मतलब स्प्रेड कर सकते हैं। वेबसाइट को बहुत डेप्थ में बड़ा बना सकते हैं, इसका ये मतलब है। बिफोर सर्वलेट सीजीआई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वाज़ कॉमन एज़ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर्वलेट से पहले हमारे पास कॉमन गेटवे कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस थी जैसे कि सी, सी प्लस ये सारी कॉमन गेटवे स्क्रिप्टिंग में आती हैं। वो हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए करते थे। हाउएवर देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस टू दिस टेक्नोलॉजी। इसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हैं, ठीक है? जो कि इन्होंने नीचे दे रखे हैं। देयर आर मैनी इंटरफेसेस एंड क्लासेस इन सर्वलेट एपीआई।
तो ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है सर्वलेट का, इसके अंदर ये बोल रहा है कि काफी सारे इंटरफेस है। अब देखो इंटरफेस और क्लास अब तक शायद क्लियर हो ही गया होगा। इंटरफेस बनाने के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। इंटरफेस को ब्रॉडर सेंस में अगर हम बोलें तो इंटरफेस के अंदर सिर्फ हम डिक्लेरेशन करते हैं, डेफिनेशन नहीं रखते। मतलब कि सिर्फ हम मेथड्स को बना डिक्लेयर करते हैं, उनका नेम वेम पैरामीटर्स, लेकिन उनकी जो कोडिंग होती है हम वो कहीं और जाके करते हैं। और जबकि क्लासेस के अंदर हम मेथड्स भी वहीं डिक्लेयर करते हैं, उनकी डेफिनेशन भी यानी कि उनकी कोडिंग भी क्लासेस के अंदर ही कर देते हैं। तो ये तो हो गया। तो ये बोल रहा है कि जो हमारी सर्वलेट एपीआई है उसके अंदर क्लासेस और इंटरफेस होते हैं। जैसे कि सर्वलेट इसके अंदर क्लासेस है, जैसे कि जेनरिक सर्वलेट है, एचटीटीपी सर्वलेट है, सर्वलेट रिक्वेस्ट। तो ये कुछ इसने नाम इसने दे रखे हैं, कुछ क्लासेस के नाम जो कि सर्वलेट के अंदर होते हैं। सर्वलेट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा पैकेज है जिसके अंदर क्लासेस एंड इंटरफेस है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब ये हुआ। तो व्हाट इज सर्वलेट? तो ये बोल रहा है कि अच्छा, तो ऊपर शायद आएंगे काफी सारे। सर्वलेट इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन. Servlet is an API that provides many information and classes, including documentation. Servlet is an interface that must be implemented for creating any servlet. तो यहाँ पे हो रहा है कि सर्वलेट एक इंटरफेस है जिसको कि हमें सर्वलेट बनाने के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब इम्प्लीमेंट का मतलब आपने बना के रख दिया इंटरफेस, तो इंटरफेस को हमें बाद में जाके इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उस क्लास के अंदर जिसके अंदर आप उसकी कोडिंग करने वाले हैं। Servlet is a class that extends the capability of servers and respond to the incoming request. तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्लास की कैपेबिलिटी एक्सटेंड द कैपेबिलिटीज ऑफ सर्वर, मतलब जो सर्वर की जो क्षमताएं होती है उसको ये और बड़ा बना देता है, और जो भी रिक्वेस्ट आती है उनको ये रिस्पॉन्ड करता है, रिप्लाई करता है। सर्वलेट is a web component that is deployed on server to create dynamic web page. तो ये ऊपर जो हमने पढ़ी चीजें वही सारी इसने पॉइंट्स में दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने दिखा रखा है कि क्लाइंट है और इसने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, तो सर्वर के पास में जो भी डाटा होगा ये इसको वापस भेज देगा, ठीक है। और यही काम वेब एप्लीकेशन का होता है। अच्छा, आगे इसने दे रखा है व्हाट इज वेब एप्लीकेशन। ए वेब एप्लीकेशन इज एनी एप्लीकेशन दैट इज एक्सेसिबल फ्रॉम द वेब। तो इसने यहाँ पे लिख भी दिया कि अगर आपको मान लिया अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज सर्वलेट, तो आप उसको एक्सप्लेन करके फिगर बना के और वेब एप्लीकेशन को भी समझा दो, क्योंकि आप एक टर्म यूज कर रहे हो वेब एप्लीकेशन, है ना। ए वेब एप्लीकेशन इज कंपोज्ड ऑफ वेब कंपोनेंट्स। तो आगे और बता दिया आपने कि क्या क्या होता है इसमें। सर्वलेट होती है, जेएसपी जावा सर्वर पे जो होते हैं, फिल्टर होते हैं, ईटीसी। अदर एलिमेंट्स एचटीएमएल का यूज होता है इसके अंदर, सीएसएस, कैस्केडिंग स्टाइल सीड होती है इसमें, जावास्क्रिप्ट भी यूज होती है, ठीक है। द वेब कंपोनेंट्स टिपिकली एग्जीक्यूट इन वेब सर्वर एंड रेस्पॉन्ड टू एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो जो वेब कंपोनेंट्स रहते हैं वो वेब सर्वर में, वेब कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके एचटीएमएल हो गया या और भी जो आप मेथड्स करोगे वो सारे वेब सर्वर में एग्जीक्यूट होंगे और जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको वापस कर देंगे। अब सीजीआई की बात हो रही है यहाँ पे, सीजीआई भी कई बार आ जाता है। सीजीआई क्या चीज है? तो सीजीआई में ये बोल रहा है CGI technology enables the web server to call external program and pass HTTP request information to external program to process the request. एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि वेब सर्वर को इस योग्य बनाती है टू कॉल। सीजीआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं, यानी कि जो सर्वर में ना हो उन प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं, और उस रिक्वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि इसने नीचे यहाँ पे दिखा रखा है कुछ कि यहाँ से रिक्वेस्ट आई सर्वर। अब सर्वर में जो सीजीआई टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू ये इस सर्वर के बाहर जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर लेगा, प्रोसेस कर देगा। ये इसमें दिखा रहा है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? इफ द नंबर ऑफ क्लाइंट इंक्रीजेस इट टेक्स मोर टाइम, ठीक है। अगर क्लाइंट्स इंक्रीज होंगे तो ये ज्यादा समय लेगा। इट स्टार्ट्स ए प्रोसेस एंड द वेब सर्वर इज लिमिटेड टू स्टार्ट द प्रोसेस। हर एक प्रोसेस के लिए ये हर एक रिक्वेस्ट के लिए प्रोसेस को स्टार्ट करता है, लेकिन उसके बाद लिमिटेड प्रोसेस होती है, यानी कि अगर 1000 लोगों ने रिक्वेस्ट करी है तो 1000 लोगों का एकदम ये चला नहीं पाएगा।
थोड़ा रुकना पड़ेगा, इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि कई बार वेबसाइट्स स्लो हो जाती हैं। इट यूजेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है, तो ये इन लैंग्वेजेस को यूज करता है CGI, C++ और पर्ल को। एडवांटेजेस, अब देखो वहीं इसने क्या किया, सर्वलेट में रिक्वेस्ट आई, यहाँ पे सर्वर था, और सर्वलेट का यूज किया और इनको ये एकदम चला रहा है इसमें। तो ये हो रहा है कि देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ सर्वलेट ओवर CGI। तो CGI में तो यहाँ पे क्या था, ये एक्सटर्नल प्रोग्राम को चलाता है, जबकि यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि द वेब कंटेनर क्रिएट्स थ्रेड फॉर हैंडलिंग द मल्टीपल रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट। तो यहाँ पे आपका सर्वलेट में ये थ्रेड्स इसने बना दी। थ्रेड्स हमारे क्या होते हैं, बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोसेसेस में बना देता है, थ्रेड यही करता है काम, ठीक है। और तब उसके बाद में वो सर्वलेट में जाती है। थ्रेड्स हैव मैनी बेनिफिट्स ओवर प्रोसेसेस सच एज शेयर ए कॉमन मेमोरी एरिया, लाइट वेट एंड कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसने बता भी दिया कि थ्रेड जो हम यूज करते हैं तो उसका क्या फायदा है कि एक तो कॉमन एरिया को यूज करें, दूसरा ये हल्की होती है, दूसरा इनका जो कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन थ्रेड्स आर लो, मतलब काफी फास्ट ये हो जाती है, इसका मतलब ये है। द एडवांटेज ऑफ सर्वलेट आर ये बेटर परफॉर्मेंस, पोर्टेबिलिटी, रोबस्ट, ठीक है, और सिक्योर। तो ये सर्वलेट का इसने बता दिया कि क्या क्या बेनिफिट है। तो सर्वलेट का भी इसी से ही उतार लेना नोट्स, काफी अच्छा इसमें दे रखा है उन्होंने, इमेज काफी अच्छी दे रखी है, तो काफी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। JVM मैनेजेस, जावा वर्चुअल मशीन बोल रहा है कि सर्वलेट को मैनेज करती है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट मेमोरी लीक, गार्बेज कलेक्शन ETC, कि मेमोरी में कोई प्रॉब्लम आएगा उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है। सिक्योर भी है बिकॉज ये जावा लैंग्वेज में यूज कर रहा है। ठीक है, अब इसका सर्वलेट का लाइफ साइकिल भी है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि द वेब कंटेनर मेंटेन्स द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। तो जो वेब कंटेनर जो हमने वहां पे देखा था थोड़ी देर पहले, जिसके अंदर थ्रेड्स बन रही थी और फिर वो सर्वलेट पे जा रही थी, तो वही वेब कंटेनर जो है सर्वलेट का लाइफ साइकिल को मेंटेन करता है। सबसे पहले क्या होता है, सर्वलेट आपकी लोड होती है, फिर क्रिएट होती है, फिर वो कॉल होती है, और फिर सर्वलेट सर्विस जो सॉरी INT मेथड जो सर्वलेट का मतलब इनिशियलाइजेशन जो मेथड होता है वो कॉल होता है, इनिशियलाइज हो गई, उसके बाद में उसकी जो सर्विस होती है वो कॉल होती है, और फिर लास्ट में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसने दिखा रखा है रेडी, और ठीक है, तो सर्वलेट क्लास इज लोडेड, द क्लास, तो इसने बोला था द क्लास लोडर इज रिस्पांसिबल टू लोड सर्वलेट क्लास। तो क्लास लोडर होता है वो सर्वलेट क्लास को लोड करता है। द सर्वलेट क्लास इज लोडेड व्हेन फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर द सर्वलेट इज रिसीव्ड बाय द, तो ये क्या बोल रहा है, सर्वलेट क्लास इज लोडेड कब लोड होती है, व्हेन फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर द सर्वलेट इज रिसीव्ड बाय द वेब कंटेनर। जो पहली रिक्वेस्ट आएगी तो ये सर्वलेट क्लास को लोड कर देगा। सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड, वेब कंटेनर क्रिएट्स द इंस्टेंस। इंस्टेंस का क्या मतलब हो गया कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जो हर एक सर्वलेट ऑब्जेक्ट होता है उस सॉरी सर्वलेट क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं को इंस्टेंस बोलते हैं। तो वेब कंटेनर क्रिएट्स इंस्टेंस ऑफ सर्वलेट आफ्टर लोडिंग। लोड कब हो रहा है, जैसे ही कोई क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई तो लोड हो रहा है। द सर्वलेट इंस्टेंस इज क्रिएटेड ओनली वंस इन द सर्वलेट लाइफ साइकिल। तो एक ही बार ये आपकी क्रिएट होती है। सर्वलेट इंस्टेंस का मतलब सर्वलेट ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड है INT मेथड कॉल, वेब कंटेनर कॉल्स द INT मेथड ओनली वंस आफ्टर क्रिएटिंग द सर्वलेट। तो फिर वही हो रहा है कि जो सर्वलेट आपकी क्रिएट हो गई तो उसके बाद में ये INT मेथड एक ही बार कॉल होगा। द INT मेथड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द सर्वलेट, ठीक है। और फिर सर्विस मेथड क्या हो रहा है, वेब कंटेनर कॉल्स द सर्विस मेथड ईच टाइम व्हेन द रिक्वेस्ट फॉर द सर्व। तो ये कब कॉल होगा, जब क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजता है उस वक्त, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या बोल रहा है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से ये सर्वलेट था। तो कल कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर कुछ इसकी दो चार चीजें और है, तो थोड़ा सर्वलेट पता चल जाएगा और
थ्योरी भी आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो है आज इतना काफी है। अच्छा 2 ही हो तुम, बाकी कहाँ चले ओके गए आज? सर। 3, बाकी कहाँ चले गए?